ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। दोस्तों, जिंदगी कितनी लंबी है या कितनी छोटी है मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस जिंदगी में आपका अस्तित्व कितना है। मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती, मुस्कुराहट कमानी पड़ती है। आज ऐसे ही एक फनकार हमारे साथ हैं, एक ऐसी अदाकारा हमारे साथ हैं जिनका जिंदगी का अस्तित्व कुछ इस तरह है कि वो लाखों लाख लोगों की प्रेरणा है। अगर उनके कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी फनकार हैं जिन्होंने अभिनय में अपना एक अलग मुकाम तय किया है। चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, एड फिल्म्स हो, OTT प्लेटफॉर्म हो या फिल्म की कोई भी विधा हो, उसमें उनका समानांतर अधिकार है। साथ ही वो कथक नृत्य गुरु भी हैं और इसके साथ ही वो बहुत से प्रतिष्ठित डांस कार्यक्रमों की निर्णायक भी रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी को मैं खुलासा क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत सारी बातों का खुलासा करूँगा तो शायद एक एपिसोड कम पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे एपिसोड होंगे और केवल उनके परिचय पर आधारित होंगे। लेकिन हम इस समय का उपयोग करते हुए हमारे साथ आज एक अभिनेत्री के तौर पर मौजूद हैं रेखा जी बालट। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। राइजिंग सिटी प्रोग्राम जो हमारे जोधपुर के ऐसे लोग जिन्होंने राइज करके जोधपुर का नाम रोशन किया है, और आपने तो माशाअल्लाह इतना नाम रोशन किया है कि आप हमारे जोधपुर के लिए एक राइजिंग स्टार हैं। रेखा जी, आपका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, और ये सब कैसे, इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र शुरू हुआ मेरे पिताजी जी, श्री रतन चंद जी कर्नावट हैं। जी जी। उनको शुरू से ही संगीत में बहुत रुचि रही है। जी, तो जी। बचपन से ही उन्होंने हमें हमेशा संगीत की तरफ झुकाया है। जी। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया जी, और जी। आज हम 3 भाई बहन हैं। जी। तीनों विधाएं जो संगीत की होती है जी। उन तीनों के पास है। वाह। लाइक मेरी बड़ी सिस्टर है ममता जी डाकलिया, जी जी वो बहुत अच्छी सिंगर हैं। जी। और आकाशवाणी में भी ए हाई की आर्टिस्ट है। जी जी। और सेकंड नंबर मैं हूँ तो मैं नृत्य वगैरह यानी रत्नों के खान है आपका जो परिवार है। खैर, वो पिताश्री ने इतना आशीर्वाद दिया तो नेचुरली होना ही है। रेखा जी, पहले इससे पहले कि आपके सफ़र की तरफ आगे बढ़े, जी, रेखा नाम कैसे पड़ा बचपन में? रेखा, जैसे रेखा एक, हम हमेशा सीधी लाइन को रेखा समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उसके कर्व हैं, हाँ। उनको कोई देख नहीं पाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब है। तो मैं वही रेखा हूँ हाँ। जिसमें अंदरूनी बहुत सारे कर्व्स हैं जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं।
रेखा जी, ईश्वरीय कृपा से आपका ये सफ़र काफ़ी समय से चल रहा है और मुसलसल चल भी रहा है जी। आप एज ए अभिनेत्री, लेकिन सबसे पहले आपने जीवन में जी। किस विधा को अपनाया और ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले मैंने थिएटर किया। अच्छा, फर्स्ट आपने अपनी लाइफ में थिएटर, कोई एकल भी अभिनय। एकल अभिनय से शुरू हाँ, किया। वहाँ से किया और मैं स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। तब राजस्थान स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स जो स्कूल के रहते थे उसमें मैं फर्स्ट आई थी। वाह। तो तब से मेरा झुकाव इस तरफ बढ़ता गया। तो वो क्या था, वो एकल अभिनय जो था वो आपको याद है कुछ? जी जी, मेरे गुरु हैं मोहन जी। अच्छा। मोहन सिंह जी। जी जी। जो बहुत, उनके आपने भी कभी देखे होंगे। बहुत तो अच्छे। उन्होंने मुझे मच्छर, एक मोनो एक्टिंग है, उन्होंने वो सिखाई थी और वो मैं आज भी करती हूँ और आज भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी झलक हमारे व्यूअर्स को आपको बतानी पड़ेगी। अच्छा। उसमें ये है कि एक नेताजी भाषण दे रहे हैं जी। और वो नेताजी को मच्छर काट रहे हैं और उनसे जो सही शब्द बोल रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसमें वो जैसे बोलते हैं कि हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मार डालो। तो मीन्स जो बात नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, तो लोगों को इसमें बहुत मजा आता था। दिलीप कुमार साहब ने एक जगह कहा था कि शोहरत जो है वो सिर पे चढ़ के बोलती है इंसान के, और वो एक नशा बन जाता है। लेकिन अगर वो जो नशा है वो एक ऑब्स्टेकल होता है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, वो जैसा बता रहे हैं कि नशा एक ऑब्स्टिकल होता है जी। तो एक बार हमारे दिमाग में अगर कुछ जम जाता है कि ये हमें करना है, तो अगर हम उसके अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूर वो हम उसमें उन्नति कर सकते हैं और हम उस छोर तक उन्नति करके पहुंच ही सकते हैं। लेकिन वो जो नशा होता है वो आदमी को एरोगेंट बना देता है। तो चूँकि आप इतने फील्ड से गुजर रही हैं, तो आपके अंदर क्या ये गुण है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल है। और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं जब हमारे अंदर इस तरह का एक नशा चढ़ जाता है। जैसे जो लोग इस तरह का नशे वाला सेवन करते हैं वो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल लाइक दैट कि मैं भी जब तक ये अपना थिएटर नहीं कर लेती हूँ या अपना डांस का कहीं, लेकिन वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम फिर क्या किसी को कुछ समझते नहीं है, अवॉइड करने लगते हैं। यहाँ मेरा मतलब उससे था आपका मतलब। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम सब लोगों के सपोर्ट से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे कैसे पहुंच पा रहे हैं कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तभी, और उसमें अगर हम अपने आप को वो मानने लगे तो वो एक अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा अपना स्टेप जो जा रहा है। बीइंग ए वुमेन या बीइंग ए गर्ल, पहले भी लड़कियां जब काम करती थी थिएटर में या फिल्मों में या इस तरह के मीडिया में, तो बड़ा उन्हें अलग दृष्टि से देखा जाता था, थोड़ा सा हे दृष्टि भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत काम कर रही हैं लड़कियां, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी लड़की अगर थिएटर का काम करती है या फिल्म का काम करती है तो आसपास वाले, हो सकता है परिवार सपोर्ट करे, लेकिन आसपास वाले जरूर उसमें कुछ ना कुछ चर्चा पैदा कर देते हैं क्योंकि अभी लोगों की मेंटलिटी पूरी खुली नहीं है। अगर लोग थोड़ी सी अपनी मेंटलिटी खोल लें, क्योंकि ये एक कला है, इसको जो कर रही है लड़कियां कर रही हैं, इतना आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये समाज ही सपोर्ट नहीं करता है। वहीं पे लड़कियों को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उनको समाज में रहना है और उसके हिसाब से। बाकी कोई गलत काम नहीं होता है, ऐसा गलत लोगों के दिमाग में धारणाएं हैं कि थिएटर करती है वहाँ पे लड़के होते हैं, ये होता ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने स्वभाव में अपने शालीनता रखें तो कहीं दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आसपास वाले जो होते हैं, हमारे जो परिजन होते हैं, पास पड़ोस वाले होते हैं, वो
प्रश्नवाचक दृष्टि से अक्सर देखा करते हैं। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। और ये अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है ये, क्योंकि अभी वो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या लड़कियों को इस तरह जाना चाहिए, क्या लड़कियों को ऐसे लड़कों के साथ बैठकर ठिठोली करना चाहिए या ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग थिएटर करते हैं, काफ़ी लड़कियां आती हैं हमारे साथ थिएटर में काम करने के लिए, क्योंकि थिएटर की जो कहानी होती है उसमें हमको यंगस्टर्स भी दिखाना है, ओल्ड भी दिखाना है, फैमिली दिखानी है, तो सब तरह के लोग होते हैं। अभिनय का ये जो माध्यम है उसमें आपने बताया कि प्रवेश आपने मोनो एक्टिंग से की जी। लेकिन पहला नाटक क्या था आपका? मेरा पहला नाटक था वो सुबह जी। वो सुबह फुल लेंथ प्ले था? फुल प्ले था ये। हमने जोधपुर में किया, उसके बाद जयपुर में किया। और इसके लेखक हैं, कहानी छोटी कहानी थी, प्रमोद जी वैष्णव है, उन्होंने ये कहानी लिखी थी। और सही में मैं टाउन हॉल के जो थिएटर में मैं जब घुसी, सबसे उसमें मेरा पहला कदम रहा कि मैं अपने बेटे को वहाँ पे लेके गई थी करने के लिए कि वो वैकेशन में जो कोर्स करवाते हैं, तो मैं नाटक का कोर्स करवाना चाहती थी उसको। लेकिन वहाँ पर जाके मुझे भी इतना अच्छा लगा, तो मैं भी वहीं पे शुरू हो गई और मैंने भी वहाँ टाउन हॉल में अपना काम शुरू किया। बढ़िया रहा ना कि इस थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री ने एक अच्छे आर्टिस्ट को पाया जी। तो आपने अब तक कितने नाटकों में अभिनय किया? अब तक मैंने कर लिए होंगे करीब 30-35 नाटक कर लिए हैं मैंने। फिल्मों की तरफ कैसे टर्न आया और पहली फिल्म क्या थी? फिल्मों की तरफ टर्न ऐसे आया कि जो भी डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं, जोधपुर के हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो उनको जो आर्टिस्ट चाहिए होते थे वो टाउन हॉल आते थे कि यहाँ पर कौन आर्टिस्ट अच्छे हैं जो एक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे जोधपुर में तो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो जब यहाँ आते थे तो उसमें वो लोग सेलेक्ट करते थे, ऑडिशंस लेते थे, तो उनको शायद मेरा चेहरा पसंद आया और मेरी एक्टिंग पसंद आ गई, तो इस तरह से मेरा झुकाव उस तरफ चला गया। तो पहली शॉर्ट फिल्म थी या किस तरह की फिल्म थी? पहली मेरी लॉन्ग फिल्म ही थी और उसका नाम है मारी आखा तीज, राजस्थानी मूवी थी जी। तो जैसे हमारे आखा तीज पे यहाँ पर शादियाँ होती है, तो उस तरह का उसकी धार्मिक और कस्टम पे थी वो। लेकिन बचपन में जो शादी कर देते हैं आखा तीज पे, और इसमें कहानी में यही था कि वो बचपन की जो शादी है वो बड़े होके बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो उसको किस तरह वापस पंच में बैठ के किस तरह उसका सारा किया है। फिर मेन स्ट्रीम फिल्म की तरफ कैसे आपका मोड़ आया? मेन मोड़ तो कुछ सफ़र चलता ही चला गया। जी। और कभी कोई डायरेक्टर आते थे, कभी कोई, तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है। तो इस बीच में ही मैंने कोई सीरियल्स आ गए DD1 के, तो वो भी मैंने किए हैं। यानी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, सीरियल्स, एड फिल्म्स, ये सब साथ चलता रहा। लेकिन ये एड फिल्म तो एक अलग तरह का एक पूरा उसमें जो है वो अलग होता है एकदम, उसकी टेक्निक अलग होती है, अभिनय अलग एड होता है। फिल्म का क्या है कि टाइमिंग भी लिमिटेशन होती है। बिल्कुल बहुत छोटा सा बनता है वो, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उसके लिए पहला कौन सा एड था आपका? मेरा पहला एड था मेरे ख्याल से सबसे पहला था एक नमकीन भुजिया का। वाह, क्या बात है। तो भुजिया का एड था सबसे पहला। तो भुजिया अभी तक फ्री आ रही होंगी? नहीं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐड किए मैंने। जोधपुर की ATI कॉलेज जो है उसका ऐड किया है, और जंतर मंतर चाय का, एंड लॉट ऑफ ये नैनो बूट बॉटल्स जो हैं उनका, मतलब याद भी नहीं है मुझे कि बहुत सारे ऐड किए हैं, क्योंकि वो बड़ी छोटी फिल्म्स रहती थी ऐड की, तो ये किया है। जैसे एक लाइंस होती है ड्रामा में, फिल्म्स में जी, एड फिल्म्स में किस तरह से वो प्रेजेंटेशन होता है, उसका लाइंस क्या होती हैं और उसे किस सीमा के अंदर करना पड़ता है? एड फिल्म का जो लाइंस होती है, हमको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है, एंड
टाइम लिमिटेशंस बहुत रहती है, क्योंकि फिल्मों में बिल्कुल अलग तरह से रहता है, उसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं होती है और हर शॉट के बाद में आपका फिर से रीटेक भी हो सकता है। बट इसमें एड फिल्म में क्या होता है कि जो ऐड करना है जिस चीज़ का, उसको हमको बीच में रख के और उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी लाइंस लेनी होती है। तो थोड़ी लिमिटेशंस तो रहती ही है उसमें एड फिल्म में। और बाकी जो को एक्टर होते हैं उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ड्रामा, नाटक में अभिनय, एड फिल्म में अभिनय, फिल्म में अभिनय और शॉर्ट फिल्म में, यानी फिल्म यानी मेन स्ट्रीम फिल्म, इन सब में आप क्या अलग जो एक अंतर है वो क्या महसूस करते हैं? हाँ, थिएटर इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब थिएटर में आपको जो स्क्रिप्ट दी है वो 2.5 घंटे का थिएटर रहता है। हमारा प्ले जो रहता है वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का रहता है जी। उसके लिए हम कम से कम 1.5 महीने तक हम रिहर्सल करते हैं जी। कम से कम, ये बता रही हूँ मैं आपको। बहुत मेहनत लगती है थिएटर के लिए हमको। और उसके लिए हम अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेके सर्कल बना के बैठ जाते हैं, किसके बाद किसको लाइंस लेनी है, किसको क्या। सबसे पहले हम लोग अपनी लाइंस क्लियर करते हैं, किसके बाद किसको क्या लेना है। फिर हमारी जब वो रिहर्सल कंप्लीट हो जाती है, देन हम लोग फ्लोर पे आते हैं कि अब फ्लोर पे आपको किधर से किसको आना है, किसके बाद जाना है, किसके बाद वो आएगा। जस्ट लाइक कोरियोग्राफी मतलब पूरा ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग होता है जी, पूरी ब्लॉकिंग रहती है। और उसके बाद हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं जी, कि अब आपको सब कुछ लर्न हो गया, इतने टाइम तक हमको पूरा प्ले लर्न होता है। वाह। और फिल्म में हमको लर्न कुछ नहीं करना होता है। उसके जो हमको स्क्रिप्ट उसमें भी मिलती है हमको, लेकिन 5 लाइन 10 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हमको लर्न ऐसा कहा जाता है कि फिल्म जो है उसकी स्क्रिप्ट बिफोर नहीं दी जाती, मतलब काफी पहले नहीं देते, नहीं देते जी, बिल्कुल ये वही याद करना पड़ता है। तो हाँ, एक टास्क हो गया। हाँ, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क कि आपको हाथों हाथ ही याद रखना है। ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले तो दे देते हैं, अगर डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि व्हाट्स ही वांट। और अदरवाइज ऑनलाइन उस टाइम ही देते हैं, ऑन द स्पॉट पे। तो आपके जो एक शॉट होता है, उन लोग का एक अपनी लिमिट बनाते हैं डायरेक्टर्स कि इस शॉट के बाद कट रहेगा हमारा। तो ये लाइंस 2 लाइन आपको बोलनी है, 2 मुझे बोलनी है, 2 इनको बोलनी है, इसके बाद कट। वाह। तो बड़ा शॉर्ट रहता है, तो वो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमने थिएटर किया हुआ है और हम इतना लंबी स्क्रिप्ट्स को याद करते हैं। पूरे 2 घंटे की जो हमारी प्ले रहता है उसको याद करते हैं, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। टाइम भी काफी मिल जाता है स्क्रिप्ट याद करने के लिए। हाँ, उसमें टाइम मिलता है, लेकिन इसमें भी अगर हम फबलिंग आ गई, जैसे बोलने में, रिकॉर्डिंग में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फबलिंग आ जाती है। तो और को एक्टर अगर आपका पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या कभी कैमरे से मुश्किल आ गई है, कभी लाइट्स की मुश्किल आ गई है, तो वो रीटेक होता रहता है, तब तक तो लाइंस बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ये एक प्रिविलेज है। yes. आपके थिएटर सफ़र के एक साथी हैं, रंगमंच के कलाकार भी हैं, दिलीप जी वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, रेखा जी साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर की जानी मानी अभिनेत्री है, बहुत अच्छी अदाकारा है। मैंने रेखा जी के साथ में बहुत सारा काम किया है, थिएटर में भी, शॉर्ट फिल्म में भी, एल्बम सॉन्ग में भी। शी इज़ वेरी नाइस एक्ट्रेस। वो एक अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी है। बहुत समय से हम साथ में काम कर रहे हैं। एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है ही, साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान भी है। उनके साथ जब काम करते हैं तो बहुत एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है। उनकी हंसी किसी भी इंसान का दिन बना देती है। बहुत 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 शुभकामनाएं रेखा जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। रेखा जी, शॉर्ट फिल्म, और चूँकि आजकल शॉर्ट फिल्म की कोई लिमिट भी नहीं है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है,
और मेन स्ट्रीम फिल्म या टीवी सीरियल, लेकिन उसमें बिल्कुल अंतर है एक, वो अंतर क्या है? मीन्स शॉर्ट फिल्म में तो जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम की लिमिट रहती जी। है, ऑफ कोर्स टाइम की लिमिट रहती है, छोटी सी स्टोरी होती है और उस छोटे से में ही सब कुछ समेटना पड़ता है, पूरा मैसेज समेटना पड़ता है कि इतने छोटे से में ही वो सब कुछ आ जाए। जी जी। और मेरे ख्याल से शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं आ पाती है। और जो लॉन्ग फिल्म्स है, बड़ी फिल्में जो है, उसमें थोड़ा गाने वाने डाल के थोड़ा उसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ी कुछ हंसी मजाक डाल के और उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। स्टोरी वहाँ पर भी एक ही स्टोरी होती है जो भी है, और उसकी टेक्निक वही है, टेक्निक वही रहेगी, बट यह है कि उसका टाइम थोड़ा कम होता है और इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। और कहानी दोनों में होती है एक एक, वो शॉर्ट में समझाई हुई होती है और वो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। बहुत ज़्यादा, मतलब अभिनय तो आपको, अभिनय का जो एक टेक्निक है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता, अभिनय हर समय अभिनय ही रहता है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म में हो, चाहे कोई सीरियल में हो, चाहे लॉन्ग फिल्म में हो, चाहे कोई एड फिल्म में हो। तो अभिनय तो आपको उसी तरीके से करना होता है। तो आपने अभिनय की कोई विधिवत कोई प्रशिक्षण लिया या धीरे धीरे खुद ही डेवलप किया? कैसे उसको इसके अंदर आपने कैसे उतारा अपने आप को अभिनय की दुनिया? अभिनय के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी थी जी। तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स रहते थे, तो वहाँ पर हमें सिखाने कोई ना कोई आया करते थे। तो तब से सीखने की एक मन में जिज्ञासा रहती थी और उस जिज्ञासा को ही मैंने आगे करती रही, उसको चलाती। लेकिन कैरेक्टर अलग होते हैं, स्टोरी की डिमांड अलग होती है। उस कैरेक्टर को जैसे कहा जाता है नाटकों की दुनिया में पर काया प्रवेश, तो ये सब तो बहुत मुश्किल है। और वो या तो आपने अनुभव से सीखा है या पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के उस किरदार को अपने अंदर उतारना पड़ता है। कौन सी टेक्निक आप? बिल्कुल, किरदार को अंदर तो उतारना ही पड़ता है जी हाँ। और कांच के सामने खड़े होके और बहुत बार हम रिहर्सल करते हैं इसीलिए कि हम अपने आप को करेक्टर में आ जाते हैं बिल्कुल। कि अगर मुझे किसी एक बहुत रूड माँ का रोल करना है तो मुझे अपना पूरा टेम्पर दिखाना होता है, पूरा मैं अपने पूरे उस तरीके से होती हूँ। और अगर मुझे दिखाना है कि मैं बहुत पोलाइट हूँ या मैं किसी दुकान पर बैठी कोई लेडी है या कोई गरीब लेडी का करना है तो थोड़ा दयनीय उसका फेस का थोड़ा सा। तो इन सब में वो जो रस है अलग अलग, रौद्र रूप का जी, शांत रूप का, जैसे पोलाइट आपने कहा, तो वो जो रस हैं वो बड़ी मुश्किल से आते हैं आपके करीब। जी वो जी, बिखरते रहते हैं। हाँ। उनको आप कैसे लाती हो अपने? उनको लाने के लिए जो हमारी स्क्रिप्ट रहती है ना जी, उसको हम मैं जैसे उसको पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट को जी, और फिर मैं अपनी फीलिंग्स उसमें लाती हूँ कि यस मैं अब ये हूँ, तो किस तरह से मुझे ये करना है। तो आपने कभी किसी से लड़ाई की होगी, डांटा होगा, तब आप उस रौद्र रूप में एंटर करती हो? नहीं, जैसे दुनिया में तो देख ही रहे हैं कि किस तरह रौद्र रूप रहता है, जी, किस तरह दयनीय रूप रहता है, किस तरह एकदम डरा हुआ सा रहता है या किस तरह एकदम। लेकिन कभी ऐसा किरदार आ जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं, केवल वो स्टोरी की डिमांड होती है, तो उसके लिए कैसे करना पड़ता है? उसके लिए हमको जैसे डायरेक्टर्स अपना डायरेक्शन देते हैं, वो समझाते हैं कि आप इस तरह हो, आप ये समझिए कि आप इस तरह के हो ताकि आपको फीलिंग्स आए और आप वापस से बोलो, आप सोचो ये सामने है। और बहुत बार हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं उसको, जैसे कि आपको इसको मारना है तो आप टेम्परेरी किसी को खड़ा करते हैं कि आप इसको मारो एक बार, कैसा आपका गुस्सा आ रहा है, इस तरह का गुस्सा आना चाहिए आपको। कभी ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में ना सुना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है और बिल्कुल नया कैरेक्टर है, इस तरह का कैरेक्टर कभी आया आपके सामने? ऐसी कोई चुनौती? ऐसी चुनौती तो मेरे ख्याल से मेरे पास ऐसी नहीं आई, क्योंकि मेरे पास
ज्यादा जो आई हैं, या तो कोई मदर का रोल है, जी जी, तो एक अच्छी मदर का रोल है, एक अच्छी सास का रोल है। जैसे फिल्म में मेरे पास था एक अच्छी सास का रोल। जनरली होता नहीं है जो नहीं, मैं अपनी लाइफ में भी मैं भी एक बहुत अच्छी सास हूँ, मेरी बहू बताएगी वैसे। जी जी। तो उसमें वो बहू की मतलब उनके बेटे की डेथ हो जाती है। मेरी एक फिल्म है दूसरी विदाई, तो वो बहू की वापस शादी करती है। वो सास कहती कि नहीं, मैं तू बेटी है, मतलब मेरे लिए इस घर की, मैं तेरी फिर से शादी कर दूंगी। तो वो दूसरी विदाई होती है उसकी। तो बहुत ही अच्छा रोल था वो उसका, सास का उसमें। तो जनरली रेखा जी देख रहे हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो ड्रामा में तो इतना ज़्यादा, क्योंकि छोटे शहरों से हम बहुत ज़्यादा मौके भी कम है, अवसर भी कम है, लेकिन जैसे हम जुड़ जाते हैं फिल्म से, टीवी से, तो हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और जैसा मैंने पहले कहा कि पहले तो बहुत मुश्किल से फीमेल कैरेक्टर मिला करते थे, आजकल तो बाढ़ सी है एक तरह से। तो ये जो कंपटीशन का है वो कैसे, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा है या केवल पढ़ने की और सुनने की बात है? नहीं, कंपटीशन तो है जी, काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, और यंगस्टर्स में तो काफ़ी ज़्यादा है। जी, जी। मीन्स आज मेरी जितनी एज के आर्टिस्ट थोड़ा कम मिल पाते हैं, तो उनके लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई मिल जाए इस एज के आर्टिस्ट, क्योंकि सबको अपनी जो कहानियाँ बनानी होती है, बतानी होती है, उसमें ऑलमोस्ट एक परिवार बताना है। तो ये आपको व्यक्तिगत प्रिविलेज है। बिल्कुल, ये एक प्रिविलेज है, क्योंकि मेरी एज की लेडीज थोड़ा काम कम कर पाती हैं, अपने आप को थोड़ा घर में इन्वॉल्व कर लेती हैं और छोड़ देती हैं। हाँ, वो मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा कि ये सब कैसे आप मैनेज कर पाती हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, नृत्य की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ? क्योंकि आपने पहले मोनो एक्टिंग से शुरुआत की जी, तो बीच में नृत्य की तरफ झुकाव कैसे हुआ, और वो भी इतनी भारतीय संस्कृति की विधा, कथक में, भरतनाट्यम? साथ मेरा जब मैं मोनो एक्टिंग मैंने किया था, मुझे डांस करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था शुरू से। तो मैंने साथ में जब भी स्कूल में डांस होते थे, पहले वैसे ही आप किया करते तो मैं किया करती थी जी, मैकेनाइज्ड हुए। बिल्कुल जी। फिर धीरे धीरे स्कूल के जो फंक्शंस होते थे टाउन हॉल में, जोधपुर में बहुत ज़्यादा फंक्शन होते थे। जी जी, मीन्स एक समय तो ऐसा आ गया था कि मुझे ये एहसास होने लगा था कि टाउन हॉल का कोई डांस है तो उसमें मेरे बिना डांस ही नहीं है कोई। हाँ, वो मैं अक्सर आपको देखता था। जी। तो इतना ज्यादा डांस करने लगी थी। फिर मेरी शादी हो गई थी जी, तो ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए मेरा सब कुछ छूट गया था। तो डांस वहाँ तो आप जैसे स्कूलिंग के कर रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट राजस्थानी या इस तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कथक के अंदर कैसे प्रवेश किया? कथक में मैंने प्रवेश किया कि मैं शादी के बाद मेरा जब 2 साल छूट गया था सब कुछ, इसके बाद मैं वापस जोधपुर आके रहने लगी। तो राजमाता स्कूल में डांस की वैकेंसी हुई। तो मैंने कहा मुझे जॉब करना है, और वहाँ डांस टीचर की थी और उनको कथक चाहिए था जी, कि कम से कम कथक या भरतनाट्यम सब कुछ भी एक विधा होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से तो मैंने कथक स्टार्ट कर लिया। आपने सीखा पहले कथक? बिल्कुल, मैंने सीखा और मैंने कथक के एग्जाम्स दिए सारे, और भंवरलाल जी डांगी सर हैं, उनसे मैंने, वो मेरे गुरु, उनसे मैंने कथक सीखा। वो घर पे आते थे, मेरे को रियाज कराते थे और मैंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, क्योंकि मुझे लय ताल इन सब का ज्ञान था। इसलिए मुझे ज़्यादा। आप सिंगिंग भी करती थी तब? मैं सिंगिंग भी करती थी। बेसिकली क्या सिंगिंग थी? मैं फोक सॉन्ग्स, राजस्थानी फोक सॉन्ग्स। तो 1-2 लाइन हो जाए? बिल्कुल, आपको सुनाती हूँ मैं। जी।
हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों रे जगाइयो। क्या बात है, क्या बात। जो थाने गयो ए थार मोजड़ी लायो ए, जो थाने गयो ए थार चुंदड़ लायो रे, थने पैरण री चतुराई बनी ने क्यों रे जगाइयो। क्या बात। थने पैरण री चतुराई बनी ने क्यों रे जगाइयो। वाह वाह वाह। आपने अभिनय के साथ डांस और नाटक, एक आपकी एक्टिविटीज और हमें पता है आर्ट एंड क्राफ्ट की, उसमें आपने क्या किया है? आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे शुरू से ही कुछ हाथ से बनाने की चीज़ों का बहुत शौक रहा है। जी जी। तो पीडीलाइट कंपनी है, वहाँ की मैं रजिस्टर्ड टीचर, जोधपुर में वो लोग पीडीलाइट वाले आए थे। तो मैं आज से 35 साल पहले जोधपुर में और कोई लोग नहीं थे, टीचर बनने के लिए तैयार नहीं थी लेडीज। तो हम 6 लेडीज तैयार हुई थी, तो हम लोग रजिस्टर्ड टीचर्स तब बन गए थे। और फिर हम तो काम बहुत अच्छा है पीडीलाइट का। हम उनके डेमो के लिए, उनके प्रमोशन के लिए हम स्कूल जाते थे और प्रिंसिपल से सबसे बात करके और स्कूल्स में डेमो देते थे कि इन कलर्स को आप ऐसे यूज़ करिए, ये वो। तो मैं कलर्स उनको बताती थी, फिर धीरे धीरे क्राफ्ट भी बताने लगे ताकि फेविकॉल का यूज़ भी आ सके उसमें। तो इस दौरान आपको अपने डांस या अभिनय में कहीं ऑब्स्टेकल नहीं लगता? नहीं, कहीं वो नहीं आप साथ साथ चल रहा था ट्रैक सारा? बिल्कुल, जहाँ चाह वहाँ राह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बस मुझे घर से भी पूरा सपोर्ट रहता था। ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, बहुत सबसे मुश्किल काम यही है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया, तो मुझे कहीं भी जाने की कोई परेशानी नहीं आती थी। आप भी भाग्यशाली हैं, वो भी भाग्यशाली हैं। बिल्कुल। जी। तो रेखा जी, जैसे आपकी ये एक्टिविटीज हैं अभिनय के साथ, कभी कभी फिल्म में या ड्रामा में आपके इस एक्टिविटीज का, आपके इस पैशन का क्या उपयोग होता है कभी? बिल्कुल होता है। जैसे ड्रामे में हमको प्रॉप्स तैयार करनी पड़ती है, सेट्स तैयार करने पड़ते हैं। जी, जी। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये रेखा जी करेंगी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर है एंड शी विल डू दिस वन। तो हमने एक अच्छा सा नाटक किया था, दिल की दुकान। तो रंगा सर डायरेक्टर थे उसमें। तो दिल की दुकान में उन्होंने कहा कि रेखा जी बहुत सारे दिल बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाती हूँ बहुत सारे दिल। तो मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को उसमें करके और बहुत सारे हार्ट्स बनाए और दुकान पूरी हार्ट की दुकान लगानी थी, क्योंकि दिल की दुकान नाम था हमारा उसका। तो वो मैंने तैयार किया। तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम उसमें करना अच्छा लगता है। और साथ ही कभी कभी डांस का भी उपयोग होता है उसमें? डांस का होता है। एक हमने प्ले किया था मीरा। जी हाँ। तो मीरा का वो दलपत जी का था, वो लाइट एंड साउंड का। तो मीरा बहुत ही अच्छा था। मेरा भी उससे जुड़ाव था, उसमें एंकरिंग मैंने की थी। अच्छा, ओहो। लाइट एंड साउंड वाली। अच्छा अच्छा जी। तो मीरा में मैंने मीरा की सास का रोल किया था। जी जी। तो उसमें हमको ये दूसरी गर्ल्स को डांस करना था। जी जी। तो उनको नहीं आ रहा था इतना कि मैम हमको नहीं आता। मैंने कहा ओके, मैं आपको सिखाती हूँ डांस, क्योंकि मुझे तो नहीं करना था। नृत्य गुरु होने का ये उनको फायदा मिला। बिल्कुल फायदा मिला। तो मैं वहाँ पे टाउन हॉल में उन लोग को डांस सिखा देती थी जी, कि ये इस तरह से करो, इसका थोड़ा क्लासिकल बेस अंदर डाल के। और वो आपने अभी सपोर्ट के मामले में अपने परिवार की काफ़ी तारीफ की है जी। अपनी बहू की, पतिदेव की। लेकिन आपके परिवार के एक और सदस्य जिनका साया आपके साथ रहा है, बुजुर्ग हैं आपके मामा श्री जी। मामा का मेरा बहुत प्यार है, पदम जी भंडारी साहब। पदम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ये कहावत हमारे रेखा बालड़ पर बिल्कुल सही उतरती है। बताते हैं कि ये पैदाइशी कलाकार हैं जिन्हें कुदरत ने इतनी कलाओं से नवाजा है कि जब बचपन में ये रोती थी तो वो भी सुर में रोती थी। रेखा बालड़ कला के क्षेत्र में गायन, नृत्य, नाटक, हास्य व्यंग्य, एकल अभिनय
आदि आदि में केवल निपुण ही नहीं थी, बल्कि इन्होंने इन सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। यही कारण है कि मुंबई की फिल्मी हस्तियां भी इनसे प्रभावित हो गई एवं इन्हें फिल्मों में भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। फिल्मों में इनका किरदार कभी छोटा रहा हो, कभी बड़ा रहा हो, लेकिन इन्होंने सदा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया एवं प्रशंसा की पात्र बनी। सभी विधाओं में पारंगत होना अपने आप में रेखा के बिरला व्यक्तित्व की ओर इंगित करता है। कला की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जो इनसे अछूती रही हो। इन्होंने परिवार का, संस्था का, समाज का एवं राष्ट्र का मान बढ़ाया है। इनके अभिनय में इतनी नेचुरलिटी है कि लोग पूछते हैं कि आपने कैसे किया। इस मल्टी टैलेंटेड रेखा को हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं एवं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया पदम जी। रेखा जी, ये जो सफ़र चला आपका अभिनय का, साथ साथ जो सफ़र चला उसमें अब तक आपने कितनी शॉर्ट फिल्म है, कितनी मेन स्ट्रीम फिल्म है, एड फिल्म में काम किया है? लगभग कोई एकदम एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकती, बट जी। मैंने फिल्में तो करीब 12 से 15 के बीच में कर ली हैं। मेन स्ट्रीम फिल्म जी। और अभी भी मेरी चल रही है शूटिंग। जी हाँ, जी। नुचवाना एक फिल्म बन रही है, तो अभी हिंदी फिल्म है? नहीं, राजस्थानी, बिल्कुल जी। राजस्थानी फिल्म है। और एड फिल्म्स भी मैंने करीब 15 से 20 की होंगी। और बाकी मैंने टीवी सीरियल किया है, जो बिज्जी का खजाना, जी, ये विजय दान जी देथा है, जो उनकी है कहानियों पे उनकी कहानियों पे, जो जैसे पहली पिक्चर की बिल्कुल। कहानी उन्हीं की है लिखी हुई। 2 फिल्म बनी है उस पे, दुविधा और पहली नाम से। दुविधा पर। जी तो उनके कुछ कहानियों पर हमने एक्ट किया था। जी जी। तो वो जी। टीवी का सीरियल एक कथा सरिता आता था। कथा सरिता, हाँ, जी। जो आधा घंटे का प्रोग्राम रहता था, उसमें हमारी स्टोरी थी। तो आप किस कला को अपने ज़्यादा नज़दीक मानती हैं? अभिनय को, कथक को, या आर्ट एंड क्राफ्ट को, जो आपके दिल के करीब है? सच बताऊं तो तीनों मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उनको डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। जी। हालांकि अब मैं आजकल डांस कम सिखाती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनकी फैमिली से आते हैं कि नहीं मैम, हमको तो आपसे ही सीखना है। मैं पहले क्लासेस चलाती थी घर पे अपना, मेरे इंस्टीट्यूट पे। लेकिन अब मैं नहीं ले रही हूँ क्लासेस। बट फिर भी कोई आ जाता है तो मेरे से मना नहीं होता है। मैं उनको सिखा ही देती हूँ कि चलो ठीक है, आपको सिखा देती हूँ। और रही बात एक्टिंग की, तो वो तो मेरे साथ ही है, और आज भी मैं अपनी एक्टिंग के साथ ही चल रही हूँ। और आर्ट एंड क्राफ्ट भी मेरा पैशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट तो। लेकिन कहीं ये कहा गया है कि जो बीता हुआ सुख है, पुराना सुख है, उसे याद करके आज भी दुख होता है, पुराने सुख को याद करके दुख नहीं होता है। तो आप क्या महसूस करती हैं, क्योंकि आप एक कलाकार हैं जी, जो इसे अच्छी तरह बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराना सुख जो है, सच में तो बताऊं तो मेरे पास आज भी वही सुख है। अरे वाह, क्या बात। क्योंकि मैंने कभी अपने आप को दुखी नहीं माना। अगर मुझे कभी काम नहीं भी मिला है तो मुझे उस बात का दुख नहीं हुआ। और मैं कहीं न कहीं कुछ अपना ढूंढ ही लेती हूँ कि चलो यहाँ नहीं मिला, कुछ और कहीं करते हैं, कुछ न कुछ। वो हर्ट नहीं करता? हर्ट नहीं करता मुझे। मैं हमेशा सबके साथ शामिल होके कुछ आगे करना ही चाहती हूँ, ताकि मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हो कि मन में मतलब दुख हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाई। रेखा जी, कोई भी कला है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, चाहे वो एक्टिंग है और बीइंग ए लेडी। अभिनय की दुनिया में आप मुसलसल इतना काम कर रही हैं, काफ़ी समय से कर रही हैं, और उसके बीच बीच में ये भी आप कि मैं मना नहीं कर पाती हूँ जी, और उस बीच आप कहीं ना कहीं जजिंग का काम और कर लेती हैं। तो ये सब के बीच में घर परिवार
अभिनय, अपना पैशन, इनका जो संतुलन है वो कैसे बैठ पाता है? संतुलन, देखिए आप कोई भी चीज़ का आप संतुलन बनाना चाहें तो बन जाता है जी और नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनता है। जी। जैसा परिवार के साथ में, मेरे परिवार में जब भी कोई काम हुआ है तो सबसे पहले मुझे याद किया जाता है जी। क्योंकि मुझे गाने का, बजाने का, नाचने का सारा बहुत शौक है। तो जी। किसी भी फंक्शन में सबसे पहले कि नहीं रेखा जी नहीं आएंगे तो ये प्रोग्राम function नहीं होगा। जी तो जी। मैं अपने टाइम को एडजस्ट करके, इधर का टाइम उधर रख के और किसी भी तरह से उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। जी जी और थिएटर में जैसे बहुत टाइम देना पड़ता है, तो थिएटर में थोड़ा सब लोग जब इकट्ठे होते हैं थोड़ा मस्ती और ये सब चलता है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हूँ वहाँ पे। और पर्टिकुलर जो एक्टिंग है, अभिनय है, अपने किरदार में उतरने के लिए, किरदार की तैयारी के लिए वो बहुत टाइम मांगता है। तो आप रूटीन में, जैसे आपको पता है कल मेरी शूटिंग है या मुझे थिएटर करना है, वो होमवर्क आप करते हैं या उसको कैजुअली लिया जाता है? नहीं, होमवर्क थोड़ा करना पड़ता है। अगर आपको अपना सही परफॉर्मेंस देनी है तो थोड़ा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जी, और जी। मैं तो यही कहूँगी कि सबको मतलब कि होमवर्क तो करना ही चाहिए। उससे आपका मंजा हुआ निकलता है, एकदम मंजी हुई चीज़ कैसे चमकती हुई निकलती है, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा अगर होमवर्क करें तो अच्छा रहता है। जैसे मेरा शूट चलता है कभी भी तो मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो उसकी मैं रीडिंग लगाती हूँ और अपने उसमें किरदार में थोड़ा जाती हूँ कि ये मैं इस तरह हूँ, मेरे सामने वो खड़े हैं, तो उनको ऐसे 24 घंटे में आप कितने घंटे रेस्ट करते हैं ये सब करने के बावजूद? मुझे नींद का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अरे वाह, क्या बात। मैं घर पर भी कभी होती हूँ तो मैं दोपहर में कभी नहीं सोती हूँ, नेवर, आज तक मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। और क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं सुबह 5:30-6 बजे करीब उठ जाती हूँ और वॉक के लिए चली जाती हूँ। और फिर आके मैं अपना करती हूँ। रात को मैं करीब 10:30-11 बजे सोती हूँ, तो इतनी नींद इनफ है। अगर अच्छी सी नींद आती है आपको तो बहुत है, इतना 11 से 5 काफी अच्छा। 11 से 5 बहुत अच्छी नींद है। और फिर मैं अपना वॉक करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके और फिर अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बना के फिर घर के काम में लग जाते हैं। तो आप एक मंझी हुई अभिनेत्री के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर ये सब आपकी मेहनत है कि जल्दी उठना और ये सब करना। और आप जो मंझी हुई अभिनेत्री हैं वो आप खुद क्या कह रही हैं, आपके लिए तो लोग कह रहे हैं हमारे साथ, और वो भी मंच के अभिनेता बहुत कम एक दूसरे अभिनेता या अभिनेत्री की प्रशंसा करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं भरत जी वैष्णव। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? रेखा जी एक बहुत अच्छी रंगकर्मी है। दरअसल एक अच्छा रंगकर्मी होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है रेखा जी बहुत अच्छी इंसान भी है। इनके साथ रंगमंच साझा करने में जो सहजता होती है, जो सहजता की अनुभूति होती है, उससे आपका काम सरल हो जाता है। रेखा जी बहुत अच्छी कलाकार होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदार महिला भी हैं। एक महिला पर अपने परिवार, अपने बच्चों, नौकरी, समाज, कितने दायित्व होते हैं। उन सभी दायित्वों के बावजूद वो रंगकर्म के लिए समय निकाल लेती हैं। एक दर्शक आता है, 1 घंटे 2 घंटे वो थिएटर देखता है, नाटक देखता है, उसके बाद अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत मशक्क़त लगती है, 1-1.5 महीने की रिहर्सल लगती है, उसके लिए रोज़ाना 4-5 घंटे निकालना, उन दायित्वों के बावजूद, उन दायित्वों को पूरा करने के बाद भी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना समय नहीं होता किसी के पास भी, लेकिन रंगकर्म के प्रति रेखा जी का समर्पण अपने आप में एक मिसाल है। मैंने रेखा जी के साथ कई नाटकों में मंच साझा किया है। नाटकों के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे वॉइस ओवर है, राजधानी एल्बम है, फिल्म है, वेब सीरीज़ है। रेखा जी के साथ काम करने का, उनके साथ नाटक करने का, अभिनय करने का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो नाटक की समझ होती है, जो ड्रामा बिटवीन द लाइंस निकालने का उनका एक्सपीरियंस है, वो साथी कलाकारों के लिए, साथी अभिनेताओं के लिए बहुत सरल हो जाता है कि वो अपने उस चरित्र को निभा सकें। क्योंकि
ये एक ऐसी विधा है जिसमें कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, और रेखा जी जैसा कलाकार आपके साथ में हो तो आप चाहे नाटक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, किसी में भी काम करने में, उस चरित्र को निकालने में बहुत सहजता महसूस करते हैं। मैं रेखा जी को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही साथ में रंगमंच साझा करते रहेंगे, रंगकर्म की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। रेखा जी, फिर भी एक जीवन का थीम होता है, ड्रीम। आपका ड्रीम क्या रहा है? क्योंकि हालांकि आपने तो लगातार ड्रीम पूरा किया, पूरा कर रही हैं, फिर भी एक गोल होता है ड्रीम का, वो क्या है? ऐसा मैंने एक अपना कोई पर्टिकुलर गोल माना ही नहीं जी। मुझे जिस क्षेत्र में जो मेरे पास ये 3 क्षेत्र थे, आर्ट एंड क्राफ्ट था, मेरे पास थिएटर था, मेरे पास डांस था जी। इन तीनों को मैं बराबर सपोर्ट कर रही थी जी। लेकिन डांस का अब मेरा काफ़ी कम हो गया है जी। तो मुझे ज़्यादा उसके लिए मन में नहीं आता है कि मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ अब डांस या ऐसा कुछ। लेकिन ये 2 जो मेरे पास अभी भी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट और मेरा थिएटर जी, इनके लिए मैं आज भी एकदम तैयार हूँ और कभी भी मतलब मेरे को वो करवाएं तो मैं कोई ऐसा रोल या किरदार जो आपको लगता है कि मुझे कभी ये मिलेगा तो मैं ये मेरा एक ड्रीम रोल होगा अभिनय के क्षेत्र पे, वो कोई ऐसा है कि जो अब तक आपने किए उनमें से नहीं मिला है, या वो मिल जाए तो मैं वो करना चाहूँगी? हाँ, एक थिएटर हमने किया था जी। हालांकि वो मैं कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन मैं उसे और करना चाहती हूँ। तो वो एक विकास जी कपूर हैं, डायरेक्टर साहब, उन्होंने करवाया था ये प्ले अच्छे आदमी जी। अच्छा जी। तो उसमें मेरा एक किरदार था, एक मौसी का रोल था जी, जो चाय की थड़ी के पास में अपनी एक दुकान लगाती है और पकोड़े बेचती है जी जी। वो किरदार मुझे इतना ज़्यादा पसंद था और है आज भी, मुझे वो इतना पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि अगर वो मिले, मैं विकास जी से बहुत बार कहती हूँ विकास जी एक बार वो फिर से करते हैं, क्योंकि बहुत इतनी अच्छी कास्ट थी हमारी उसमें जी। और बहुत लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार उसका मौका मुझे फिर से मिले। जो कलाकार होता है या रीडर होता है, मतलब लेखक होता है या और किसी फील्ड में होता है, वो स्टडी बहुत करता है, या अभिनेता या अभिनेत्री दूसरे आर्टिस्टों को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो जो ये एक धीरज का काम है देखना भी। बिल्कुल। तो आप क्या देख पाती हैं? मैं जैसे हम लोग जब भी टाउन हॉल जाते हैं तो अलग अलग डायरेक्टर्स अपने अपने रिहर्सल कर रहे होते हैं जी जी। तो हम कुछ देर उनके साथ बैठ के और देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, लोग जो आर्टिस्ट अपना आर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह समझा रहे हैं और वो क्या कर पा रहे हैं जी। तो उसमें से हम कुछ अपना सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है, हर समय जैसे फिल्म्स भी हैं, बहुत क्लासिकल फिल्म्स हैं या ऐसी चैलेंजिंग फिल्म है जो आज भी कई बार जो फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनमें वो फिल्म एज ए स्टडी बताई जाती है। इस तरह का आप देखने का आपको मौका मिलता है या आपकी इच्छा रहती है? हाँ, ऐसे इच्छा रहती है। जैसे हम बॉम्बे गए जी, तो पृथ्वी थिएटर है वहाँ पे, तो मतलब मेरी बहुत इच्छा रही कि थिएटर में चलें और देखें यहाँ के आर्टिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या है, क्योंकि मेरा भी एक काम वही है। वो कैंपस देखना ही अपने आप में अद्भुत लगता है। तो हम गए वहाँ पर, हमने एक प्ले देखा वहाँ पे, और जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे ना जी, एकदम अलग कुछ लगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे जी। तो यहाँ आकर जब मैंने थिएटर में बताया कि ये बहुत अच्छा, मतलब इस तरह से किया उन्होंने, ये प्ले था ये वो, तो सबको अच्छा लगा कि ये कुछ नया काम सीखा है जी। रेखा जी, जो नए नए लड़के या लड़कियाँ एकाध कुछ नाटक में या थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, तो वो उनका जो ड्रीम है, उनका जो है
वो शॉर्टकट करके और सीधे बॉलीवुड उनका टारगेट बन जाता है, जबकि अभी अभिनय अपना शुरू नहीं किया है। जी। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जो आपने इतनी मेहनत की है? नहीं, वो लोग यहाँ से भाग के सीधा बॉम्बे जाते हैं जी लेकिन वहाँ पर उनको हासिल कुछ नहीं होता है। जी। वो अपना समय भी खराब करते हैं और पैसा भी खराब करते हैं। उनको पहले पूरा सीखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये ड्रामा एक ऐसी कला है कि उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बैठें, पेशेंस करें, सीखें यहाँ पे किस तरह थिएटर हो रहा है, क्या है, फिर उनको आगे अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बॉलीवुड के लिए बहुत बच्चे भाग के जाते हैं बॉम्बे के, और बस हम तो अब नाटक में फिल्म में करेंगे काम। ऐसे फिल्मों में मिलता भी नहीं है काम। जी बिल्कुल। क्योंकि एनएसडी से जो लोग पास आउट हुए हैं, जो एक इंस्टीट्यूट है नाटक का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी, जी, तो वहाँ से जिन लोगों ने किया है उनको हम उनसे सीख रहे हैं अभी तक। जी जी। हमारे पास जब भी कोई एनएसडी से आते हैं तो हम उनको बहुत रेस्पेक्टफुली, मतलब उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। जी जी। तो ये नए बच्चे अभी इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कला है, उसके अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं वो। इतनी मेहनत, लेकिन इसके साथ साथ आपने कुछ कंपटीशन, चाहे वो नृत्य के हों या उसमें जजिंग का भी काम किया है। जी। तो वो कैसे आपको सपोर्ट करती है? आपका जो अनुभव है जजिंग में क्या क्योंकि अक्सर जज जो होता है वो कई लोग जज को देख के भी ये खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि ये जज हैं तो काम हमें जज है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा ही हमेशा हुआ है मेरे साथ में। जी जी। तो क्योंकि जजमेंट के लिए आपका जो टारगेट रहता है, जी, वो जो बच्चा डांस कर रहा है जी, उसके कॉस्ट्यूम्स क्या हैं, उसके गाने के अकॉर्डिंग उसने स्टेज को कितना कवर किया है, एक्सप्रेशंस क्या हैं, ताल में है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जी। और उसके बाद आज तक जो मैंने जजमेंट किया है उसमें कभी भी किसी को कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। एवरीबडी इज़ हैप्पी कि इनका जजमेंट अच्छा है। आज भी मुझे अभी सप्ताह भर पहले ही मैं यूनिवर्सिटी के कोई डांस कंपटीशन में मैं जाके आई हूँ, जजमेंट करके आई हूँ। तो फोक डांस और कथक डांस का मोस्टली मैं करती हूँ ये जी। और रेखा जी, आपने इतनी मेहनत की और क्षेत्र में तो ये सब बैलेंस भी बनाया, परिवार को भी आपने संतुष्ट रखा। तो शायद रसोई में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप कहीं कमज़ोर नहीं होंगे। नहीं, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं कुछ बना के अपना एक पिक लेके और मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ कि नाउ मठरी इस तैयार, आ जाओ जिनको खानी है, ये तैयार है, आप आ जाइए खाइए। वाह क्या बात है। तो हमारे कई व्यूअर्स आना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। उन लोगों को आप क्या संदेश देंगी कि जो वो गर्ल्स, पर्टिकुलर लेडीज़ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के, डांसिंग के, अभिनय के खास तौर पर, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे अपने घर परिवार से एक संतुलन बना के इस फील्ड में आना चाहिए, उनको जरा हम चाहेंगे कि आप संदेश दीजिए। जी, मैं तो ये बात कहूँगी कि महिलाओं के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन तो है ही नहीं। मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा नींद लेने का शौक है तो उसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। और ख़ास तो नाटक, अगर थिएटर आप करें तो आप मन की भावनाओं को किस तरह निकाल सकते हैं वो आप उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप थिएटर की विधाएं सीख लेंगी कि किस तरह से भावुक होना है, किस तरह नाराज़ होना है, क्या है, वो आपको सब धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो टाइम का बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। परिवार को, आज मैं भी अपने सब परिवार को साथ लेके चलती हूँ और सारा, मैं थिएटर भी करती हूँ, फिल्म भी कर रही हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती हूँ। रात के कभी 11-12 भी बज जाती है मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का करते हुए, बट क्योंकि इंटरेस्ट है, जहाँ आपकी चाह है वहीं आपकी राह है। तो ये बात। वाह रेखा जी, मेरी मंजिल तो एक मुसलसल सफ़र है,
जैसे जैसे मंजिल के करीब होती गई, मंजिल और बढ़ा दी गई। ये कहा है किसी ने, लेकिन रेखा जी ने इसे सार्थक करके बताया है। और हमें खुशी है कि हमारे आज राइजिंग सिटी प्रोग्राम की वो एक राइजिंग स्टार है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया, और ऐसा लगता है कि ये घड़ी यहाँ रुक जाए और आपसे बात करते ही रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।